प्यारे बच्चों, आज हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे। मैं अलका जैन, सहाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, ये जो आज का टॉपिक है वो बीए तृतीय वर्ष और एमए फाइनल दोनों के लिए ही है, इसलिए दोनों ही क्लास के विद्यार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। द्विवेदी युग जो है, मैंने इससे पूर्व भारतेंदु युग आप लोगों को पढ़ाया। आज हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे, जिनका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से प्रचलित हुआ। द्विवेदी युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में इस युग में प्रतिष्ठित किया गया था। इससे पूर्व भारतेंदु युग तक ब्रज भाषा और अवधि में ही काव्य रचना हो रही थी। सूरदास से लेकर भारतेंदु तक ब्रज भाषा का ही प्रचलन था, जिसे बदलना आसान काम नहीं था। इसलिए इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक मिशन चलाया और मिशन चलाकर उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इस बात पर जोर दिया कि गद्य पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए, जिसके लिए खड़ी बोली पूर्णतः उपयुक्त है। गियर्सन जैसे भाषाविद भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर जैसे ब्रज भाषा समर्थक कवियों के संदेहों का भी जो है निराकरण किया गया। और हरिओत्कृत प्रिय प्रवास और गुप्त जी द्वारा लिखित साकेत ने एक खड़ी बोली में महाकाव्य लिखकर भाषाविदों के मन में एक विश्वास जगा दिया था, क्योंकि सबके मन में ये था कि ब्रज भाषा जो है वो काव्य की भाषा है, गद्य जो है वो गद्य की भाषा है। लेकिन इन दोनों काव्य खंडों ने जो है इस भ्रम का निराकरण कर दिया था। यह सत्य है कि प्रारंभ में कविताएं जो हैं वो नीरस थी, तुकबंदी सी जान पड़ती थी, किंतु कालांतर में इसके स्वरूप में निखार आता गया और अंततः द्विवेदी जी के सत प्रयासों से यह समृद्ध काव्य भाषा बन गई। बाद में छायावादी कवियों ने कविता में खड़ी बोली का प्रयोग करके इसकी सामर्थ्य को और भी सिद्ध कर दिया। छायावादी काव्य भाषा के रूप में माधुर्य एवं पदलालित्य के कारण ब्रज भाषा को टक्कर देने में समर्थ हो गए। जिन लोगों को संदेह था कि उन्हें मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित साकेत, जयद्रथ, पंचवटी जो है उनने उन धारणा को बदल दिया था जो ये कहते थे कि गद्य जो है काव्य की भाषा नहीं हो सकती। यह ठीक है कि खड़ी बोली प्रारंभिक कविताओं में सुकुमारता और मधुरता पूर्ण नहीं थी, लेकिन यह भी न भूलना चाहिए कि 600 वर्षों तक जो भाषा कायम रही उसकी प्रतिष्ठा को धीरे धीरे खड़ी बोली को परिष्कृत कर क्षीण जो है किया जा सकता था। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो भारत भारती है वह खड़ी बोली की प्रतिष्ठा उन्होंने दिलाई और लोकप्रिय भी हुई। जो खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध भी हुई। इस प्रकार खड़ी बोली परिपक्व अवस्था और जो है मार्दव तक कैसे पहुंच गई,
यही नहीं अपितु इस युग की काव्य भाषा सुबोध, शुद्ध, रसानुरूप सिद्ध हुई। इस प्रकार जो है ये भाषा जो है दिन पर दिन परिष्कृत होती गई, परिवर्धित होती गई और फिर वह गद्य की एक महान भाषा बन गई, काव्य की एक महान भाषा बन गई। द्विवेदी युग जो है उस समय का युग था जब स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहे थे। तो ऐसे में द्विवेदी जी ने जो जिन जिन बातों पर जोर दिया, जिस तरह के काव्य उस काल में उस समय में लिखे गए, उन तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए हम उन सारी प्रवृत्तियों की ओर भी जो है दृष्टि डालेंगे और समझेंगे कि द्विवेदी युग की जो भाषा है उसने धीरे धीरे किस तरह अपना साम्राज्य स्थापित किया। द्विवेदी युग में जो है वो चूँकि अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव था, स्वच्छंद भावना का विकास हो गया था, ऐसे में हिंदी साहित्य की प्रत्येक विधा में नैतिकता का भी समावेश होने लगा। फलस्वरूप कवियों की दृष्टि जीवन के नवीन आदर्शों, मूल्यों व राष्ट्रीय भावना की ओर उन्मुख हुई। इस काल का अधिकांश काव्य वर्णनात्मक और प्रबंधात्मक रहा। इस युग को इसीलिए सुधारवादी युग भी कहा गया। जो सबसे पहली प्रवृत्ति हमारे सामने आई, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन का युग था, ये स्वतंत्रता संग्राम का युग था, इसलिए साहित्य में भी उसी तरह के जो है रंग उसमें दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले जो प्रवृत्ति के नाम से हम बात करें वो है राष्ट्रीयता की भावना। हालांकि भारतेंदु युग में ही देश प्रेम की भावना प्रबल हो चुकी थी, लेकिन द्विवेदी युग में ये चेतना और भी मुखर और प्रखर हुई थी और सभी कवियों ने इस देशभक्तिपूर्ण कविताओं की रचना की और पराधीनता को अभिशाप बताया। इसमें हम प्रमुख नाम जिन कवियों का लेंगे उसमें हैं मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी आदि ने जो है परतंत्रता की मुक्ति का संदेश अपने काव्य रचनाओं में दिया और जन चेतना जागृत की, जिसमें भरत भारती जी का नाम भी, गुप्त जी की कहना चाहिए रचना भरत भारती का जो है मुख्य भूमिका रहती है, जिसने कि उस काल में भयंकर धूम मचा दी थी, जिसे अंग्रेज़ सरकार ने प्रतिबंधित भी कर दिया था। और उनकी ये पंक्तियाँ, जिसे संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्सर्ग है, उसका ही जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। ये पंक्तियाँ इतनी चर्चित हुई, एक नारे के रूप में व्याप्त हो गई। गया प्रसाद शुक्ल जी स्नेही ने कविता में देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान किया। उनकी भी पंक्तियों पर हम एक दृष्टि डालते हैं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। इसी प्रकार हम नाथूराम शंकर जी की पंक्तियों पर भी एक दृष्टि डालते हैं, जिन्होंने देश पर न्यौछावर होने की बात की, प्रेरणा जो है जागृत की कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इस तरह जो जन चेतना जागृत हो रही थी स्वतंत्रता की, वो काव्य इस काल में बहुत ही समृद्ध रहा। रायदेव प्रसाद जो हैं पूर्ण की कविता, उसमें भी मैं एक निगाह चाहूँगी कि रहे देश की नाक, रहे देश की नाक स्वदेशी कपड़े पहने,
है ऐसे ही लोग देश के सच्चे गहने। इस तरह जो है इस समय की जो पंक्तियाँ मैंने उद्धृत की हैं, जो कविताएं उद्धृत की हैं, वे आप देखते हैं कि खड़ी बोली में ही लिखी गई थी। ये कविता राष्ट्रीय भावनाओं में संप्रेषित थी और इसने जनता को प्रभावित भी किया। हम आगे जो है जब बात करेंगे राष्ट्रीय भावना के बाद इतिवृत्तात्मकता। इस समय जो है वो इतिवृत्तात्मकता युक्त कविताएं ज़्यादा लिखी जाने लगी थी, क्योंकि इससे पूर्व का काल रीतिकाल का था और मुक्तक शैली की वहाँ प्रधानता थी। और जो कविताओं की रचना है वो भी श्रृंगारिक रचना के लिए उपयुक्त थी। द्विवेदी युग में आकर श्रृंगार पर अंकुश लगा और मुक्तक रचना में कमी आ गई। अब जो काव्य का रूपक है वो इतिवृत्तात्मक यानी कथात्मक पर अधिक बल दिया जाने लगा था। प्रबंधात्मक रचना से रचनाएं जो हैं वो बहुत अधिक लिखी जाने लगी थी, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो बहुत चर्चित हुई, उस और दृष्टि जरूर डालनी चाहिए कि उन्होंने साकेत, जयद्रथ, यशोधरा, द्वापर, ये सारी रचनाएं उसी काल में लिखी थी। इसी प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने, जिनकी रचना बहुत ही चर्चित रही, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, जो कि इतिवृत्तात्मक का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राम नरेश त्रिपाठी ने जो लिखा वो था मिलन, पथिक, स्वप्न। ये काल्पनिक कथायुक्त खंड काव्य है, लेकिन यह भी बहुत चर्चित रहा और इस प्रकार इतिवृत्तात्मक कथा जो है काव्य लिखने का चलन बढ़ने लगा। कविता के इस प्रवृत्ति के कारण इसमें लाक्षणिकता और चित्रमयी भावना, यानी भाषा जो शिल्प था वो चित्रमयी था, भाषा का जो शाब्दिक शब्दावली थी वो बहुत ही चित्रमयी थी, बिंब उभर के आता था और वक्रता को इस काल में अत्यल्प स्थान मिल पाया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिवृत्तात्मक काव्य जो है इस काल में बहुत लिखा गया। मैं आगे बढ़ने से पहले